वेलकम टू द कोच इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रथम चरण के बारे में। देखिए, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां दो चरणों में हुई हैं। एक तो महात्मा गांधी जी के भारत आगमन से पहले यानी 1915 से पहले हुई, और उसके बाद दूसरा चरण शुरू होता है जब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, सन 1922 के बाद शुरू होती है। तो ये दो चरण है। यहां से छुटपुट एक आधा प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो उनको हम कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण, इसकी शुरुआत 1897 या यूं कह लें सन 1900 के आसपास से आप मान सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये वही कालखंड है जब बंगाल विभाजन हो रहा है और उसके साथ ही स्वदेशी आंदोलन हो रहा है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर रखी है। आइए देखिए, प्रमुख इनमें से किन किन प्रमुख बिंदुओं के बीच हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही होगा, प्रमुख नेतृत्वकर्ता। लेकिन जब हम भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां या भारत के बाहर विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कुछ नाम आएंगे, तो वहीं से हम नेतृत्वकर्ताओं को पहचानते हुए निकल जाएंगे। तो इसलिए मैं यहां पर प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं के नाम ना लिखकर सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। भारत में देखिए, ये क्रांतिकारी गतिविधियां केवल भारत में सीमित ना होकर अपितु जो भारतीय विदेशों में जाकर रह रहे हैं वहां से भी क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन में मदद मुहैया करा रहे थे। इसलिए यहां पर दो टॉपिक दो फॉर्म में हम पढ़ेंगे, एक तो भारत में और एक भारत से बाहर यानी विदेशों में। तो यदि हम भारत में देखें तो चार प्रमुख राज्य, जिनमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या कह ले बंगाल, पश्चिम बंगाल तो तब था ही नहीं, वो तो सन 1947 के बाद बना, यानी महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली और पंजाब के क्षेत्र में। दूसरा, भारत से बाहर यदि हम देखें तो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड या लंदन कह सकते हैं, सीधे सीधे लंदन, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और फ्रांस में जो क्रांतिकारी गतिविधियां या जिन भारतीयों के द्वारा कुछ क्रांतिकारी कदम उठाए गए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए देखिए, भारत में महाराष्ट्र की यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र में व्यायाम मंडल पढ़ना है। दूसरा, मित्र मेला और अभिनव भारत। यही मित्र मेला आगे चल के अभिनव भारत बन गई, जिसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है। बंगाल में आते हैं तो बंगाल में हमें जानना है अनुशीलन समिति। कुछ प्रमुख पत्रिकाएं भी जान लेंगे, जिनमें युगांतर, बंगाली, संध्या जैसी पत्रिकाएं थी। ठीक, उसके बाद बंगाल में ही हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो मुजफ्फरपुर बम कांड पढ़ेंगे, मुजफ्फरपुर बम कांड। वहीं दूसरी तरफ एक और चीज आपको पढ़नी है, अलीपुर षड्यंत्र। यहां से प्रश्न कई बार पूछा गया है, अलीपुर षड्यंत्र। आइए दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहां पर केवल हमें एक ही चीज पढ़नी है, दिल्ली षड्यंत्र के बारे में। और फिर पंजाब में दो लोगों के बारे में पढ़ लेंगे, एक लाला जी, लाला लाजपत राय जी, और दूसरा भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह जी। ठीक, आगे आते हैं भारत से बाहर, जो विदेशों में जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं उनमें से प्रमुख लंदन में दो चीजें आप हमें पढ़नी है, एक तो इंडिया हाउस और दूसरा वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे यहां पर। और फिर कनाडा व यूएसए की बात करें तो यहां पर आपको गदर पार्टी व कनाडा में कामागाटा मारू की घटना। आगे आते हैं फ्रांस। फ्रांस में क्या पढ़ेंगे, यहां पर मैडम भीखाजी कामा के बारे में पढ़ेंगे।
और वहीं जर्मनी में बर्लिन कमेटी फॉर इंडिपेंडेंस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बस इतना सा हमें पढ़ना है और बड़ा ही आसान टॉपिक है। अगर आप इसे अपने जीवन से जोड़कर या यूं कहें कि एक कहानी के फॉर्म में आगे बढ़ेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। यहां पर ब्रिटेन में वीडी सावरकर और यहीं पर एक और कांड लिख लेते हैं, नासिक षड्यंत्र। नासिक षड्यंत्र सावरकर जी से ही जुड़ा था, इसलिए या वहां पर ना लिखकर यहां पर भी आप कर सकते हैं, अभिनव भारत में नासिक षड्यंत्र। और वहां भी ठीक है, एक ही चीज है। अभी मैं कहानी बताऊंगा, आप समझ जाएंगे ये क्या है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगली स्लाइड पर, जहां पर हम बात करने जा रहे हैं। एक एक राज्य उठाएंगे, उसके एक एक षड्यंत्र या संगठन को उठाएंगे, वहां पर कौन कौन सा कांड हुआ और उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हुए हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। इसी के बाद हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाएगा, भारत में महात्मा गांधी के आगमन से। बहुत ही छोटा सिलेबस है, कोई बहुत बड़ा भारी भरकम सिलेबस नहीं है जहां से आपको कोई समस्या हो। इतिहास बहुत छोटा और बहुत ही अच्छा सिलेबस होता है। आप क्रमबद्ध रूप से यदि इसका अध्ययन करते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां कहां कहां घटित हुई, कौन कौन से कांड हुए जहां से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा स्थान होगा महाराष्ट्र। चलिए, तो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों का श्रेय, क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू करने का श्रेय वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा स्थापित रामोसी कृषक दल को दिया जाता है, जिसकी स्थापना सन 1879 में हुई थी, 1879 में। आगे आते हैं, दूसरा पॉइंट, 1896-97 में चापेकर बंधुओं, जिनमें नाम है दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर, इन्हें प्यार से लोग चापेकर बंधु कहते हैं। तो चापेकर बंधुओं ने व्यायाम मंडल की स्थापना की थी, जिन्होंने उसी संस्था के तहत चापेकर बंधुओं ने उस समय पूना में या आज के पुणे में प्लेग फैला हुआ था, तो प्लेग समिति के अध्यक्ष थे। दो नाम आप जानने हैं, रैंड और अरेस्ट। कौन थे अध्यक्ष? रैंड और अरेस्ट थे। इनकी हत्या कर दी थी और परिणामतः क्या हुआ, चापेकर बंधुओं को फांसी दे दी गई। अगला आते हैं मित्र मेला। तो मित्र मेला का गठन या यूं कहें इस संगठन का गठन किया था सावरकर बंधुओं ने, जिसमें विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर जी थे। और इसी मित्र मेला का सुधरा हुआ रूप या यूं कहें थोड़ा और संगठित, थोड़ा और गुप्त रूप अभिनव भारत 1904 में। ये दोनों के दोनों साल लगातार पूछे गए हैं एग्जाम में, तो दोनों ईयर आपको याद होने चाहिए। 1899 मित्र मेला और उसी का अगला चरण 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था का गठन विनायक दामोदर सावरकर जी ने किया। इस संस्था द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों में देखें तो 1909 में नासिक षड्यंत्र केस होता है एक। इसमें क्या होता है, नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर देते हैं इसी अभिनव भारत के सदस्य अनंत लक्ष्मण कन्हारे जी। ठीक, नासिक जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या अभिनव भारत के सदस्य अनंत लक्ष्मण कन्हारे जी कर देते हैं। और ये इसके बाद अनंत लक्ष्मण कन्हारे जी को तो फांसी दी ही जाती है। साथ में चूंकि इस संस्था के प्रमुख या मुखिया कौन है, विनायक दामोदर सावरकर जी। और अभी हम आगे भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो 1906 में देखिए गठन कब हो रहा है, 1904 में। ठीक, और 1906 में सावरकर जी श्याम जी कृष्ण वर्मा के आमंत्रण पर लंदन पहुंच गए थे इंडिया हाउस का कार्यभार संभालने के लिए। तो उन्हें वहां पर गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि उन्होंने कोई काम किया नहीं वैसा। तो इसी नासिक षड्यंत्र को आधार बनाते हुए विनायक दामोदर सावरकर जी को वर्तमान अंडमान निकोबार में स्थित एक जेल है जिसका नाम है सेलुलर जेल, वहां पर भेजकर काले पानी की सजा दे दी जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां। तो बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1902 में स्थापित अनुशीलन समिति से होती है, जिसकी दो शाखाएं स्थापित की गई। एक
वर्तमान बांग्लादेश के मिदनापुर में और एक कलकत्ता में। मिदनापुर के मुखिया थे ज्ञानेंद्र नाथ बसु, वहीं कलकत्ता के मुखिया थे प्रथमनाथ मित्रा। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम में कभी कभी पी मित्रा भी लिख कर देता है, तो आप लोग याद रखेंगे। इसी अनुशीलन समिति के सदस्य थे बारिंद्र घोष और भूपेन्द्र नाथ दत्ता, और जतिन नाथ मुखर्जी जिन्हें प्यार से लोग बाघा जतिन कहते थे। आइए उस कालखंड में, सॉरी खांसी बहुत आ रही है आजकल, उस कालखंड में प्रमुख पत्र कौन से निकले? युगांतर, संध्या, वंदे मातरम और बंगाली। ये चार के चारों पत्रों के संपादकों के नाम क्रमशः पूछे गए हैं, इसलिए इन्हें भी करते जाएंगे साथ में। तो बारिंद्र घोष और भूपेन्द्र नाथ दत्ता जी ने मिलकर एक पत्र निकाला युगांतर नाम का, ताकि युवाओं को क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ प्रेरित किया जा सके, उन्हें हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया जा सके। किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध। चलिए, उस दौरान का सबसे प्रमुख पत्र था एक संध्या। तो संध्या नामक पत्र जो था उसे कौन निकाल रहा था? ब्रह्म बांधव उपाध्याय। वहीं वंदे मातरम पत्र निकाल रहे थे अरविंदो घोष। इसी के बाद हम जब भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां पढ़ेंगे तो देखेंगे फ्रांस में मैडम बीका जी कामा ने भी वंदे मातरम नामक एक पत्र निकाला है। ठीक, दूसरी तरफ बंगाली नामक पत्र कौन निकाल रहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी दी। आप लोगों को पता ही होगा, पीछे चैप्टर में हम कर चुके हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी कैसे उदारवादी नेता हैं। ऐसे में क्रांतिकारी गतिविधियों को तो बढ़ावा नहीं देंगे, परंतु अंग्रेजों की तो बुराई कर ही रहे हैं ना। तो उस हिसाब से देखें तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी अपने बंगाली पत्र के माध्यम से भी क्रांतिकारी युवाओं को अच्छी अच्छी जानकारियां प्रोवाइड करा रहे थे। आगे आते हैं, मुजफ्फरपुर बम कांड, बड़ा इंटरेस्टिंग कांड है। इसमें हुआ कुछ, करने कुछ गए थे, कुछ हुआ भी नहीं, और एक दो लोगों को फांसी, या कहें दो एक लोगों को फांसी, एक लोगों ने आत्महत्या कर ली, एक लोगों को देश निकाला हो गया ये कांड। इसलिए मुजफ्फरपुर बम कांड बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये कब हुआ? 1908 में हुआ है। मुजफ्फरपुर कहां पड़ता है? ये पड़ता है वर्तमान बिहार में। ठीक, इसमें हुआ क्या? जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास हुआ। यहां पर शब्द क्या लिखा? प्रयास हुआ, यानी किंग्सफोर्ड मारा नहीं गया, लेकिन उसकी हत्या का प्रयास किया गया। तो हुआ क्या कि उस किंग्सफोर्ड जो है एक टाइम पर कलकत्ता जिले का मजिस्ट्रेट था। होता क्या था, जब इसके समक्ष किसी भी भारतीय को छोटे से छोटे अपराध के लिए लाया जाता था तो ये कड़ी सजाएं देता था, बहुत ही बड़ी बड़ी सजाएं सुनाता था। ऐसे में अनुशीलन समिति ने यह तय किया कि हम किंग्सफोर्ड को मारेंगे। अभी ये तय तो हो गया, लेकिन कौन मारेगा ये तय नहीं हुआ था। उसी दौरान अंग्रेजों को गुप्त सूचनाओं द्वारा पता चल गया कि किंग्सफोर्ड की हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसकी हत्या हो सकती। तो इसका ट्रांसफर कलकत्ता से उठा के बिहार कर दिया गया। और जब इसका ट्रांसफर हो गया तो अब भैया अनुशीलन समिति ने तय कर रखा है कि हमको मारना है भाई साहब। ठीक, तो दो लोग वॉलंटियर रूप में सामने आए, वॉलंटियर यानी स्वयंसेवक, वॉलंटियर रूप में सामने आए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इन दोनों लोगों ने कहा हम मारेंगे। तो इनको भाई कलकत्ता से बिहार यानी मुजफ्फरपुर भेजा गया कि जाइए आप मार के आइए। ये दो लोग पहुंचे, और चूंकि इनके कपड़े वेशभूषा कैसी है? बंगालियों वाली, भाषा कैसी है? बंगाली है, और बिहार में क्या बोली जा रही है? भोजपुरी। तो ऐसे में इनको थोड़ा वहां ठहरने में भी समस्या हुई। इन्होंने पहले तो घर ढूंढा किसके घर ठहरा जाए। किराए पर एक घर लिया जो कि बंगाली का घर था, ताकि लोगों को शक ना हो कि अचानक से दो बंगाली आकर किसी मोहल्ले में रह रहे हैं, तो लोगों को शक भी हो सकता है। ठीक तो एक बंगाली का घर बिहार में ढूंढा और वहां पे रहना शुरू किए। फिर रेकी शुरू किए कि कब निकलता है, कब आता है, कब जाता है। तो खुदीराम बोस जी और प्रफुल्ल चाकी ने अंततः एक दिन बम किंग्सफोर्ड घर से बाहर निकल रहा था और बम मार के धुआं कर दिए। लेकिन बाद में पता चला कि उसमें किंग्सफोर्ड नहीं था, उसके दो अन्य मित्र थे। खैर उसकी बात नहीं है। तो किंग्सफोर्ड हत्या के प्रयास में खुदीराम बोस जी को पकड़ लिया गया। कैसे पकड़ा गया? क्योंकि ये लोग जब हत्या कर मतलब बम मार के भाग रहे थे तो खुदीराम बोस जी का चादर गिर गया वहां पर,
और पहले धोबी लोग अपने द्वारा धुले गए चादर पर निशान लगा देते थे। निशान मतलब एक टाइप की मोहर। फिर उसी मोहर को पकड़ते धीरे 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 वो लिंक जुड़ते गए और पता चला खुदीराम बोस इसमें शामिल थे, तो इन्हें पकड़कर फांसी दे दी गई। और इनकी फांसी कब हुई? 19 वर्ष की अवस्था के थे भाई साहब। ठीक, तो ये भी प्रश्न बनता है, भारत में किस क्रांतिकारी को सबसे कम उम्र में फांसी दी गई? तो कौन होगा? खुदीराम बोस जी। ठीक, आगे आते हैं प्रफुल्ल चाकी। देखिए ये दोनों लोग पगडंडियों से भागे थे, वहां से मुजफ्फरपुर से बम मार के पगडंडियों से भागे। प्रफुल्ल चाकी जी को बीच में प्यास लग गई, तो एक रेलवे स्टेशन पर ये पानी पीने के लिए पहुंची और वहीं पर पुलिस घेरा बनाकर आ गई और फायरिंग शुरू हो गई दोनों तरफ से। अंत में प्रफुल्ल चाकी जी के पास एक ही गोली बची थी, तो स्वयं को इन्होंने एक गोली मार ली और इन्होंने आत्महत्या कर ली। ठीक, आगे आइए। इसी मुजफ्फरपुर बम कांड की या खुदीराम बोस, या यूं कहें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जी के बहादुरी की प्रशंसा तिलक जी ने अपने पत्र केसरी में की। केसरी किस भाषा में निकलता था? यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो केसरी निकलता था मराठी भाषा में और मराठी निकलता था इंग्लिश में। ये तिलक जी के दो पत्र हैं, केसरी और मराठी। ठीक तो बाल गंगाधर तिलक जी ने इसी मुजफ्फरपुर बम कांड की प्रशंसा केसरी में की। परिणामतः अंग्रेजों को एक पेच मिल गया, एक चीज मिल गई कि, या यूं कहें एक मुद्दा मिल गया कि तिलक जी पर मुकदमा चलाया जा सके। तो तिलक जी पर देशद्रोह का आरोप लगाकर, इसी लेख के आधार पर देशद्रोह का आरोप लगाकर 6 वर्ष का कारावास प्लस देश निकाला दे दिया गया। देश निकाला का मतलब है इनको कहां भेजा गया? बर्मा, जो आज का म्यांमार है, वहां की मांडले जेल भेज दिया गया। और मांडले जेल, ये महान लोग हैं, ये जेल में जाके केवल रोटी नहीं तोड़ते, कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे हम कहते हैं गीता रहस्य नामक एक पुस्तक लिखी। ये लगातार यूपीएससी ने भी ये प्रश्न पूछा है और वनडे एग्जाम में भी ये प्रश्न आ सकता है कि गीता रहस्य किसने लिखा है? ये लिखा है बाल गंगाधर तिलक जी ने। आइए ये स्लाइड हमारी पूरी होती है और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। यूं कहें कि अभी बंगाल में बाकी है थोड़ा सा अलीपुर षड्यंत्र केस, उसे देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पिछली स्लाइड में हमने महाराष्ट्र और बंगाल कर लिया था, लेकिन मैंने कहा था बंगाल में अभी एक टॉपिक बाकी है, उसे देखते हैं, या एक संगठन बाकी है या एक कांड बाकी है, सॉरी। तो अलीपुर षड्यंत्र केस देखते हैं। ये क्या था? ये अवैध हथियारों के संबंध में मानिकटोला उद्यान व कलकत्ता में छापेमारी की गई, जिसे अलीपुर षड्यंत्र केस नाम से जानते हैं। और इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, एक अरविंदो घोष और बारिंद्र घोष। इन दोनों लोगों पर मुकदमा चल रहा था, तब इनका बचाव किया था चित्तरंजन दास ने। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंदो घोष का बचाव किसने किया? तो चित्तरंजन दास जी ने किया। और सबूतों के अभाव में अरविंदो घोष क्या हुए? रिहा हो गए, या बाइज्जत बरी हो गए कहते हैं जो। तो जब ये रिहा हुए तो इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और पांडिचेरी में औरेविले आश्रम की स्थापना की। ये प्रश्न भी बनता है। चलिए अब पंजाब कर लेते हैं थोड़ा सा। तो पंजाब में मैंने पिछली स्लाइड में लिखा ही था, 2 लोग महत्वपूर्ण हैं, एक है लाला लाजपत राय जी और एक है अजीत सिंह जी। तो लाला लाजपत राय जी ने एक पत्र निकाला, या कहे अखबार निकाला पंजाबी नाम से। वहीं अजीत सिंह ने एक संस्था का गठन किया, रट्टा मारेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अंजुमन मोहिजबान वतन नामक संगठन का गठन किया और दूसरी तरफ उन्होंने भारत माता नामक एक अखबार भी निकाला था। अब आते हैं दिल्ली षड्यंत्र केस। दिल्ली में क्या क्या हुआ इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया है कि पंजाब, जब हम बंगाल विभाजन कर रहे थे तो मैंने कहा था कि 1911 में दिल्ली देश की राजधानी बनी, यानी राजधानी बनने की घोषणा हुई। और वहीं 1912 में दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुई। पहले देश की राजधानी कौन थी? कलकत्ता थी। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनने की घोषणा हुई 1911 में। वहीं कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुई 1912 में। तो देखिए दिल्ली षड्यंत्र क्या था?
राजधानी परिवर्तन के समय 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग का काफिला जा रहा था। जो लोग दिल्ली गए हैं वो जानते हैं, चांदनी चौक यानी लाल किले के जस्ट सामने जो रोड गई है उसे चांदनी चौक कहते हैं। तो चांदनी चौक से लॉर्ड हार्डिंग का काफिला, उस समय के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे, और लॉर्ड हार्डिंग का काफिला जा रहा था और उस काफिले पर कुछ लोगों ने बम फेंका। ठीक, यही है दिल्ली षड्यंत्र केस या दिल्ली षड्यंत्र। अब इसमें बम फेंका तो कौन कौन लोग शामिल थे? तो योजना भैया बनाई थी सचिन सान्याल है, कहीं कहीं किताबों में सचिन सान्याल भी आपको मिल जाएगा। तो सचिन सान्याल और रास बिहारी बोस ने योजना बनाई थी। बम किसने फेंका था? बम फेंका था सचिन सान्याल के नौकर थे बसंत विश्वास और मनमथ विश्वास, इन दो लोगों ने बम फेंका था। योजना इनकी थी, बम इनसे फेंकवाया। ठीक, अब जब बम फेंका लोग पकड़े जाने लगे तो देखिए बसंत विश्वास, कितने लोग फांसी हो गई? बसंत विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी और मास्टर अमीर चंद की फांसी हो गई। वहीं कौन कौन? सचिन सान्याल जी तो देश में रहे, पकड़े गए। वहीं रास बिहारी बोस जी इस कांड के बाद जापान भाग गए। उनको पता था कि अब पकड़े जाएंगे और पकड़े जाएंगे तो फांसी वगैरह ये सब चलेगा। तो ये इस दिल्ली षड्यंत्र के बाद जापान भाग गए, जहां पर उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। और सन ध्यान दीजिएगा 1942 में क्या होता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचते हैं और इन्हीं के सहायता से, रास बिहारी बोस जी की सहायता से आजाद हिंद फौज की कमान संभालते हैं और सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना करते हैं। आप लोग आगे की कहानी इसी के बाद हम जब आजाद हिंद फौज पढ़ेंगे वहां पर करेंगे। तो इतना जान लीजिए ये वही रास बिहारी बोस हैं जो दिल्ली षड्यंत्र में शामिल रहे 1912 में, और इसके बाद करीब 30 साल बाद फिर से सक्रिय होते हैं। 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को अपनी मदद मुहैया कराते हैं। इसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो हमारा होगा भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों पर। ठीक, तो अब हम लोग भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रथम चरण की तरफ बढ़ते हैं और उसमें हमने कर लिया है भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई हैं वो तो पॉइंट हमारा हो चुका है। दूसरा पॉइंट है भारत से बाहर यानी विदेशों में जो हमारे भारतीय लोग रह रहे हैं वो कौन कौन सी क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे हैं या क्रांतिकारी गतिविधियों में सहायता प्रदान कर रहे हैं, उसके बारे में जानते हैं। चलिए आइए देखिए, तो भारत से बाहर हमारा पहला पॉइंट होगा इंग्लैंड, यानी हम लोग गुलाम तो ब्रिटेन के ही थे ना, तो पहले तो ब्रिटेन से जो क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित होती हैं उसे देखिए। तो इंग्लैंड में, इंग्लैंड या यूं कहें कि हाँ लंदन कह सकते हैं इसे सीधे सीधे, इंग्लैंड में या लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने एक कमेटी बनाई, एक समिति बनाई जिसका नाम था इंडिया होम रूल कमेटी। देखिए इसका हिंदी में है भारत स्वशासन समिति। कभी कभी क्या होता है कि आपसे सीधा सीधा देवनागरी में ही लिखकर दे देता है इंडिया होम रूल कमेटी की स्थापना किसने की, या कभी कभी इसका ट्रांसलेशन दे देता है भारत स्वशासन समिति की स्थापना किसने की, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो हमेशा एग्जाम देते समय जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, ठीक, उसको कभी कभी पूछ लेता है देसी भाषा अधिनियम, देसी भाषा प्रेस अधिनियम पूछ लेता है, तब कंफ्यूजन होता है ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, लेकिन वर्नाकुलर लोग पढ़ के जाते हैं। तो इसलिए दोनों नाम याद रखेंगे, इंडिया होम रूल कमेटी या भारत स्वशासन समिति की लंदन में स्थापना कौन कर रहा है? श्याम जी कृष्ण जी वर्मा कर रहे हैं। और यही इंडिया होम रूल कमेटी क्या आगे चल के इंडिया हाउस नाम से विख्यात होती है। होता क्या है, ये एक बेसिकली कह सकते हैं कि एक घर था, ठीक, एक छोटा सा घर है जहां पर कॉफी पिलाई जाती है, कॉफी हाउस है। और वहां पर जो भारतीय हैं जो लंदन में रह रहे हैं वो आते हैं, कॉफी पीते हैं, चर्चा विचार विमर्श होते हैं। परिणामतः जिन लोगों के अंदर क्रांतिकारी भावनाएं खूब ठूस ठूस के भरी हैं उन लोगों को उसी घर के फर्स्ट फ्लोर पे बुला लिया जाता है कि भैया आप यहां से हमारी क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लो। अन्यथा ये समझ लीजिए एक प्रकार की गुप्त संगठन है, एक प्रकार की गुप्त संस्था है। तो 1905 में इसकी स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा करते हैं और 1905 में ही श्याम जी कृष्ण वर्मा 1,000 रुपए की 6 फेलोशिप जारी करते हैं भारत में, कि जो लोग भारत से इंडिया हाउस आना चाहें
या इंडिया हाउस की गतिविधियों में शामिल होना चाहें वो आ सकते हैं। इसी फेलोशिप का लाभ उठाकर विनायक दामोदर सावरकर जी 1906 में इंडिया हाउस पहुंच जाते हैं और इनकी प्रतिभा को देखकर श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस की कमान विनायक दामोदर सावरकर जी को सौंपकर कहां चले जाते हैं, देखेंगे आगे, फ्रांस चले जाएंगे। ठीक, तो इंडिया हाउस के अब क्या है, विनायक दामोदर सावरकर या वीडी सावरकर जी इस समय मुखिया हैं 1906 में। अब इन्होंने यहां पर रहते हुए, चूंकि मैंने बताया एक घर था, यहां पर रहते हुए इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी जिनके बारे में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857, इंडियन इंडिपेंडेंस वार ऑफ 1857 और दूसरा मैजनी की आत्मकथा का इन्होंने मराठी अनुवाद किया। ठीक, अब यहां से एक प्रश्न क्या बनता है कि 1857 की क्रांति को या 1857 के गदर को किसने सबसे पहले भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा, तो वो विनायक दामोदर सावरकर जी हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक, आगे आते हैं, इसी संबंधित एक और फैक्ट कर लेते हैं। 1857 की क्रांति को किसने ये कहा था कि यह ना तो पहला और ना ही लोगों द्वारा की गई क्रांति थी, तो ये कहा था उस समय के ब्रिटिश सरकार के इतिहासकार जो आरसी मजूमदार हैं उन्होंने कहा था। ठीक, आइए आगे देखिए, इंडिया हाउस चल रहा है बाकायदा, कोई दिक्कत नहीं। 3 साल बीत गए, 1906 से 1909 का साल आता है और इस साल क्या होता है, 1909 में मदन लाल ढींगरा ने इंडिया, देखिए भारत में एक पद होता था भारत सचिव, ठीक, और उसका कार्यालय होता था ब्रिटेन में, और उस कार्यालय में काम करने वाले कर्नल विलियम कर्जन वाइली की हत्या कर दी मदन लाल ढींगरा ने। और मदन लाल ढींगरा जी रोज कॉफी पीने कहां जा रहे हैं, इंडिया हाउस। अंग्रेजों ने सब पता लगाया कहां संबंध है, इंडिया हाउस से। परिणामता क्या हुआ, इंडिया हाउस को बंद करा दिया गया और सावरकर जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब चूंकि गोली सावरकर जी ने तो मारी नहीं, तो इनके ऊपर कोई मुकदमा चलाया नहीं जा सकता, तो इनको क्या किया गया, अभी मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में बताया क्या हुआ था, नासिक षड्यंत्र केस, ठीक, जिसमें अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने नासिक जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी थी। तो उसी के तहत सावरकर जी पर लंदन से देश निकाला देकर भारत लाया गया और भारत में नासिक षड्यंत्र केस चलाया गया। परिणाम था उन्हें काला पानी की सजा दे दी गई। और कहां दी गई ये काला पानी की सजा, ये ध्यान रखने की बात है, अंडमान में एक सेलुलर जेल है, वहां पर इन्हें काला पानी की सजा दे दी गई है। आप लोगों ने इंडियन पिक्चर देखी होगी सनी देओल की, जिसमें सेलुलर जेल का गेट दिखाया गया है, ठीक, आप लोगों को याद होगा सेलुलर जेल का गेट, वो इंडियन पिक्चर में है, देख लीजिएगा कभी। चलिए, भारत स्वशासन समिति के अब यहां पर देखिए 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की, मैंने बताया। फिर 1906 में ये चले गए फ्रांस। फ्रांस में क्या हो रहा था, मैडम भीकाजी कामा थी, ठीक, मैडम भीकाजी कामा थी और ये दादा भाई नौरोजी की सेक्रेटरी भी रह चुकी थी। मैडम भीकाजी कामा ने वंदे मातरम नामक अखबार निकालने का यहाँ पर प्रयास किया और इन्हीं की सहायता के लिए श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन से फ्रांस को या पेरिस को मूव कर गए, ठीक। अब देखिए मैडम कामा जी के बारे में एक दो फैक्ट हैं जो लगातार पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों की माता या जननी कहा जाता है इन्हें, मैडम भीकाजी कामा को। और दूसरा फैक्ट कि द्वितीय अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में मैडम कामा ने हिस्सा लिया था। और वहीं पर कहा लिया था, ये आयोजित हुई थी जर्मनी में, जर्मनी के स्टुटगार्ड में, वहीं पर हिस्सा लिया था। और उसी जर्मनी के स्टुटगार्ड में इन्होंने पहली बार भारत से बाहर पहली बार अगर किसी ने तिरंगा फहराया है तो है मैडम भीकाजी कामा ने। तो स्टुटगार्ड जर्मनी में मैडम भीकाजी कामा ने भारत से बाहर पहली बार तिरंगा फहराया। और ये प्रश्न पिछले साल के बीपीएससी में यही पूछा गया था कि मैडम कामा ने कहां तिरंगा फहराया था, तो स्टुटगार्ड में, ठीक, ये याद रखेंगे। अब इसी के बाद हम अगला करने जा रहे हैं, फ्रांस हो गया, अब जर्मनी, अमेरिका व कनाडा बचा है, उसे भी निपटा लेते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रथम चरण का अंतिम टॉपिक है अमेरिका एवं कनाडा तथा जर्मनी में जो क्रांतिकारी गतिविधियां या जिन लोगों ने क्रांतिकारी गतिविधियां करने का प्रयत्न किया उनके बारे में। चलिए देखते हैं।
अमेरिका में क्या हुआ, 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को यूएसए, सैन फ्रांसिस्को किस प्रांत में पड़ता है अमेरिका के, कैलिफोर्निया, ये भी पता होना चाहिए, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया प्रांत के सैन फ्रांसिस्को में एक गदर पार्टी की स्थापना की गई। इसके प्रमुख संस्थापक में से एक है, या जिन्हें माना जाता है वो है लाला हरदयाल जी। और यहां से एक पत्र निकला, या यूं कहें एक पत्रिका निकाली गई, एक अंक निकाला गया गदर नाम का, जिसका प्रथम अंक, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसलिए केवल हम एग्जाम ओरिएंटेड कर रहे हैं, प्रथम अंक उर्दू में निकला था, फिर गुरमुखी लिपि में भी निकला है। चलिए देखिए कनाडा में क्या हुआ, 1914 में कामागाटा मारू नामक, ये क्या था, एक जापानी जहाज था, एक जापानी जहाज है, इसीलिए इसका नाम इस तरह है, ठीक, जापानी जहाज था जिसका नाम था कामागाटा मारू। और इसमें कुछ भारतीयों को बिठाकर, भाई गुरुदत्त सिंह के नेतृत्व में ये जहाज कुछ भारतीयों को बिठाकर कनाडा की तरफ निकला अच्छे जीवन की तलाश में, ठीक। और फिर ये जहाज पहुंचा कहां पर, ये जहाज पहुंचा वैंकूवर, वैंकूवर, ये कनाडा में एक बंदरगाह है, वैंकूवर बंदरगाह पर 1914 में पहुंचा। और वहां पर कामागाटा मारू से आने वाले अश्वेत भारतीयों को कनाडा में प्रवेश करने नहीं दिया गया, उल्टा उन्हें वापस कर दिया गया। और इसी के कारण पूरे विश्व के भारतीयों में तमाम रोष पैदा हुआ कि ये लोग तो हमारे देश में, यानी अंग्रेज लोग हमारे देश में बिना रोक टोक के घुस सकते हैं और हम इनके देश में जा ही नहीं सकते, ठीक। इसी उद्देश्य या क्रांति की जांच करने या क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए गदर पार्टी ने एक शोर कमेटी का गठन किया था। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता, नहीं इंपॉर्टेंट नहीं, इतना आप इतना जानिए, कामागाटा मारू की घटना कहां हुई, कनाडा में हुई। किस बंदरगाह पर हुई, वैंकूवर बंदरगाह पर हुई। कब हुई, सन 1914 में हुई। कामागाटा मारू क्या था, एक जहाज था, एक जापानी जहाज था। यहीं से आपके सारे टॉपिक खत्म हो जाते, मतलब सारे प्रश्न यहीं से हो जाते हैं। फिर आगे चलते हैं, जर्मनी। देखिए साल है 1914, ये देखिए कामागाटा मारू घटना हो गई 1914, इस समय प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका है, ठीक। ऐसे में जर्मनी एक तरफ है और विश्व के जैसे फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये सब एक तरफ है, जर्मनी है, इटली है, ये सब एक तरफ है। ऐसे में क्या हुआ, जर्मनी ने क्या किया कि जो लोग, जैसे कि ब्रिटेन का उपनिवेश है भारत, ठीक, तो भारत के जो लोग ब्रिटेन के खिलाफ लड़ना चाहेंगे तो जर्मनी उनको सहयोग देगा। यही हुआ, लाला हरदयाल, बरकतुल्ला, राजा महेंद्र प्रताप, ठीक, ओबैदुल्ला सिंधी और सोहन सिंह भकना, ये कई सारे नेता जो हैं वो जर्मनी में इकट्ठा हुए और वहां पर बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की, जिसके तहत उन्होंने विश्व के तमाम कोनों में शिष्टमंडल भेजे ताकि विश्व के कई देश जो कि ब्रिटेन के खिलाफ हों वो उन्हें मदद कर सके हथियारों द्वारा, पैसों से, कैसे भी, ठीक। तो एक शिष्टमंडल भेजा गया अफगानिस्तान में, जहां पर उबैदुल्ला सिंधी की सहायता से राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला ने एक अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की। और इस अस्थायी भारत सरकार को मान्यता भी मिल गई थी, किसकी, देखिए जर्मनी की तो मान्यता मिलेगी ही, साथ में रूस ने भी इस अस्थायी भारत सरकार को मान्यता दे दी थी। वर्तमान में क्या हो रहा है अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, लेकिन विश्व का कोई भी देश उसे मान्यता नहीं दे रहा है, इसीलिए तमाम प्रकार से परेशान है। आइए देखिए, इस अस्थायी भारत सरकार के राष्ट्रपति बने राजा महेंद्र प्रताप और प्रधानमंत्री बने बरकतुल्ला। ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि हाल ही में अभी 2 महीने 1 महीना पहले ही आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहां पर, अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा की है। इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। और ये काम कब हो रहा है, सरकार का गठन 1915 में, ये भी याद रखेंगे। तो 1915 में प्रथम
अस्थायी भारत सरकार की स्थापना कहाँ होती है? अफगानिस्तान में, जिसके राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप एवं प्रधानमंत्री बरकतुल्ला जी बनते हैं। और वर्तमान में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जा रही है? अलीगढ़ में बन रही है। ये सारे प्रश्न थे आपके क्रांतिकारी राष्ट्रवाद या यूं कहें भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रथम चरण से। यही से सारे प्रश्न आते हैं आपके, लगभग सारे प्रश्न मैंने करा दिए हैं। और इसके बाद अब हमारा शुरू होगा 1915 से आगे का टॉपिक। और 1915 यानी कि महात्मा गांधी का भारत में आगमन, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी का भारत में आगमन से टॉपिक शुरू होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।